नमस्ते दोस्तों, आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विकास पार्ट 2। आइए सबसे पहले देखते हैं। ये आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर एवं निवल उपस्थिति अनुपात के आधार पर पंजाब, केरल और बिहार की तुलना की गई है। आप देख सकते हैं केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक, साथ ही साथ निवल उपस्थिति दर भी सबसे अधिक है। वहीं दूसरी ओर बिहार में साक्षरता दर सबसे कम तथा निवल उपस्थिति दर सभी सबसे कम है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कहाँ पर सबसे कम है, किस राज्य में, और किस राज्य में सबसे अधिक है। दूसरी ओर देखते हैं केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, जबकि बिहार में सबसे अधिक दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर पंजाब, जहां प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, लेकिन केरल से वह शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर एवं निवल उपस्थिति अनुपात के आधार पर पीछे है। आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं देखते हैं जो भी परीक्षाओं में आती है। सबसे पहले देखते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर। एक साल में 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 वर्ष पूरा होने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर। दूसरा है लिटरेसी रेट, 7 साल और उससे अधिक आयु समूह के साक्षर लोगों की कुल जनसंख्या से अनुपात ही साक्षरता दर कहलाता है। फिर है नेट अटेंडेंस रेशियो, निवल उपस्थिति अनुपात। 6 से 10 वर्ष के आयु समूह के विद्यालय आने वाले बच्चों का उसी आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या से अनुपात ही क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात। सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं, कैसे होती हैं? आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा आपको सभी वस्तुओं और सेवाएं खरीद कर नहीं दे सकता जो आपके अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। अर्थात आप कितने पैसे वाले हों, लेकिन क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय या स्कूल कॉलेज खरीद सकते हैं क्या? दूसरी चीज़, पैसे से आप प्रदूषण मुक्त वातावरण और गैर मिलावटी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं जिसे सरकार मुहैया करवाती है। पैसों से आप संक्रमण वाली बीमारियां से नहीं बच सकते, जैसे कोरोना जो अभी महामारी के तौर पर फैल रही है, जिससे बचाने का काम सरकार ही कर सकती है। व्यक्ति विशेष अपने पैसों के बल पर इसे रोक नहीं सकता। आइए देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट। इसके पहले हमने एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखी थी जिसमें केवल सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही देखा गया था। अब देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। ये आप याद रखेंगे, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है मानव विकास रिपोर्ट? यूएनडीपी के द्वारा। इस टेबल में दिया गया है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ये मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। लोगों के शैक्षिक स्तर पर देशों की तुलना की जाती है, जिसमें तुलना की गई है। आप इसे देख सकते हैं, आपकी बुक से है टेबल, उसमें आप और ध्यान से इसे नोट भी कर सकते हैं। एसडीआई का अर्थ क्या है? एसडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा क्या है? औसत एक व्यक्ति का जीवन काल ही जीवन प्रत्याशा कहलाता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसमें कक्षा 1 से 5वीं तक प्राइमरी, कक्षा 6वीं से 12वीं तक सेकेंडरी तथा उसके ऊपर हायर एजुकेशन सभी बच्चों की कुल एनरोलमेंट ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। पर कैपिटा इनकम, जिसको डॉलर में गणना की जाती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं एक व्यक्ति के पास कितनी वस्तुओं और सेवाओं खरीदने की क्षमता है। अब देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता। ये जो सेंटेंस है वो आपको याद रखना है। कई बार
बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी से उधार लिया, और जैसा हमने लिया है वैसा अगली पीढ़ी को दे सकेंगे, या विकास के सारे संसाधन खत्म कर देंगे जिससे आगे की पीढ़ी विकास कर सके। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है ग्राउंड वाटर इन इंडिया, भारत में भूमिगत जल का। देश के नवीन आंकड़ों से पता चलता है कि इसके अति उपयोग से कई क्षेत्रों में स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लगभग 300 जिलों में 20 सालों में जल का स्तर 4 मीटर से अधिक नीचे चला गया है। लगभग 1/3 लोग भूमिगत जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो अगले 25 सालों में 60% लोग यही कर रहे होंगे। भूमिगत जल का अति उपयोग मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्रों जैसे पंजाब, पश्चिमी यूपी और कठोर चट्टानी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी तथा केंद्रीय भारत के भागों में होता है। कुछ तटीय क्षेत्रों में भी शहरी आवास बहुत तेज़ी से बढ़ने से इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सोच कर बताइए, भूमिगत जल का अधिउपयोग क्यों हो रहा है? दूसरा, क्या विकास इसके अति उपयोग के बिना हो सकता है? दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति। इस टेबल में आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के प्राकृतिक संसाधनों का अगर ऐसा ही दोहन होता रहा तो अगले 93 सालों में वो खत्म हो जाएंगे। यूएसए के अगर संसाधनों का ऐसे दोहन होता रहा तो अगले 10 सालों में खत्म हो जाएंगे। विश्व के संसाधनों का ऐसे दोहन होता है तो अगले 43 सालों में खत्म हो जाएंगे। टेबल से हम क्रूड ऑयल का अनुमान लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह हमें यह बताता है कि यदि इसी तरह से प्रयोग कर रहे तो भंडार कब खत्म होंगे। ये भंडार 43 साल में खत्म हो जाएंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है। यदि अलग अलग देशों के लिए परिस्थितियां अलग हैं, भारत जैसे देश आयात पर निर्भर हैं क्योंकि उनके पास अपने भंडार नहीं हैं। यदि उसकी कीमतें बढ़ी हैं तो हम सबके ऊपर बोझ बढ़ेगा, हम सबकी ज़िंदगी प्रभावित होगी। अमेरिका जैसे देशों में स्थितियाँ अलग हैं, उसके पास अपने कुछ भंडार हैं, वह उन्हें सैन्य व आर्थिक ताकतों के द्वारा सुरक्षित रखना चाहता है जिससे उसे आने वाली परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यदि ऐसा ही चलता रहा तो संसाधन एक दिन खत्म हो जाएंगे और बिना संसाधनों के विकास नहीं हो सकेगा। इस विकास को बनाए रखने की सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएं? नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य होते हैं? यह प्रश्न हर बार आया है, इसलिए जवाब सोचिए और लिखिए। बताए गए 2 उदाहरणों का प्रयोग करिए जिससे उत्तर और अच्छा हो सके। अपने उत्तर में आप तथ्यों को शामिल करने के लिए मेरे द्वारा साझा किए गए स्टडी मटेरियल से मदद लीजिए। धन्यवाद।